हेलो एवरीवन। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल देखते हैं। हमने प्रोसेस देखी, तीन प्रोसेस अभी हमने देखी। अभी एक प्रोसेस बची हुई, आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए बची। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस बचा हुआ है। लेकिन अभी हमने आइसोथर्मल, आइसोकोरिक और आइसोबैरिक देख लिया। एक बार आइसोथर्मल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखना चाहते हैं हम लोग। ठीक, तो ये दो ही क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद हम एडियाबैटिक प्रोसेस पे इंटर कर जाएंगे। ठीक है, चलो तो देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। जैसे ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फिगर शो थ्री आइसोथर्मस ए टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू कितना है मेरे पास 400 केल्विन, एंड T2 इज इक्वल टू 2000 केल्विन, एंड T3 इज इक्वल टू 1000 केल्विन। ठीक, when one of when one mole of an ideal monoatomic gas, one mole of an ideal monoatomic gas is taken through the path AB, BC, CD and DA. Find the change in internal energy. Find the change in internal energy, the work done by the gas W and the heat absorbed by the gas in each path. Also find these quantities for complete cycle A B C D A. ऐसा क्वेश्चन पे पूछ रहा है। क्वेश्चन पे ये पूछ रहा है कि इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, वर्क डन कितना होगा और मेरे पास हीट कितनी सप्लाई की गई है। ठीक है, जहां पर क्वेश्चंस पे अलग अलग स्टेप्स पे अलग अलग फॉर्मेट देने की कोशिश किया है। जहां पे ये बोल रहा है कि पहले का जो टेम्परेचर है वो कौन सा है मेरे पास 4000 केल्विन है, और दूसरे का जो टेम्परेचर है वो मेरे पास कितना है 2000 केल्विन है, और जो तीसरे का टेम्परेचर है वो हमारे पास कितना है यहाँ पे 1000 केल्विन है। ये तीन ग्राफ है आइसोथर्मल की कंडीशन पे। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? नंबर ऑफ मोल 1 है, और कैसा है मोनो एटॉमिक है। मोनो एटॉमिक है मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम आप आंख बंद करके बता सकते हो कि 3, इतनी चीज। ठीक, ए बी बी सी सी डी के थ्रू चल रहा है। ये तीन चीजें बतानी है हर पाथ के लिए, और एक टोटल वर्क डन बता देना है। बस इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, देखो, तो हर बार अगर देखते चले प्रोसेस, जब भी आप स्टार्ट करोगे तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे होगे। ठीक है, अब देखो एक क्लोज प्रोसेस है। कैसा है? एक क्लोज प्रोसेस है। तो अभी भी मैं बताता हूँ कि एक जब क्लोज प्रोसेस होता है तो उसकी चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी जीरो होती है। अगर आप जहां से चल के पहुंचे हो वहीं के लिए क्या ही चेंजेस होगा, मैं जहां से चला अगर वापस वहीं पहुंच गया तो उसकी इंटरनल एनर्जी में चेंजेस कितना हुआ? जीरो। ठीक है, अब वर्क डन देखते हैं कि क्या होगा, है ना, क्योंकि अलग अलग पाथ में चल रहा है ना। अब एक बार वर्क डन देखते हैं और कितनी हीट सप्लाई हो रही है, ये सब चीजें देखते चलते हैं। चलो देखो, जब सॉल्यूशन देखते हैं तो पहला स्टेप में मैं कहाँ से कहाँ के लिए चल रहा हूँ, ए टू बी के लिए मैं जा रहा हूँ। कहाँ से कहाँ के लिए? ए से बी के लिए जा रहा हूँ। तो ए का टेम्परेचर मुझे मालूम है और बी का टेम्परेचर है। ए से बी की प्रोसेस जो है ये कैसी है मेरे पास? आइसोकोरिक। अब देखो, यहाँ से सॉरी, ए से बी तक आइसोबरिक है। प्रेशर कैसा है? कांस्टेंट है। कैसा है मेरे पास? आइसोबरिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? आइसोबरिक प्रोसेस है। और आइसोबरिक प्रोसेस है ए टू बी, मतलब कांस्टेंट प्रेशर है। कांस्टेंट प्रेशर है मतलब मेरे पास चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर भी मिलेगा और वर्क डन भी मिलेगा। ठीक है, अब देखो अगर ये चीज है तो आप ये समझो कि मेरे पास पहले तो चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी आप जानो। चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी कितना होगा? एन इंटू सी वी इंटू कितना लिखोगे आप? डेल टी लिखोगे। ठीक, अगर आपके पास ये चीज मालूम है कि नंबर ऑफ मोल्स 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम सीबी की वैल्यू को आप कितना लिखते हो? एफ बाई टू इंटू आर इंटू डेल टी, ऐसा ही तो लिख सकते हो। इसे भी एन ही लिख लो एक बार। तो अब आप यहाँ से समझो कि डेल यू की वैल्यू कितनी होगी? एन की वैल्यू 1 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है, बाई टू इंटू आर, और चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर ए से बी के लिए गए हो, मतलब T2 के पॉइंट से T1 के लिए गए हो। ये पॉइंट पूरा T1 के अंदर आ रहा है। ठीक, और ये ए पॉइंट और ये सी पॉइंट ये T2 के अंदर है, और ये डी जो है ये T3 के अंदर है। ठीक, अब इसके बाद आर है। ठीक, और चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर ए से बी तक कितना टेम्परेचर चेंज हो रहा है? देखो, ए से बी तक के लिए टेम्परेचर, ए का जो टेम्परेचर है मतलब ये T2 है, T2 से T1 के लिए जा रहे हो 2000 से 4000, मतलब कितना है 4000 टू
आप कहाँ पहुंच रहे हो, मतलब 4000 से 2000 आप सब्सट्रैक्ट करोगे। तो देखो, अगर आप यहाँ पर समझोगे तो ये कितना हुआ मेरे पास, 3/2 इंटू वो कौन सा हुआ 2000, और ये कौन सा हुआ आर। तो आप यहाँ पर ये कैंसिल आउट होते हुए देख सकते हो 1000। टेम्परेचर बढ़ रहा है मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ रही होगी, और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है मतलब एक्सपांशन है, तो वर्क डन भी कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो ये कितना हो गया होगा 3000 आर हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद ये हुआ, तो वर्क डन की जो वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा, पी वी बी माइनस वो कौन सा हो जाएगा, वी ए हो जाएगा। इसी तरह से चलेगा। अब आपको नहीं मालूम है कि चेंजिंग ऑफ वॉल्यूम कितना होगा, कांस्टेंट प्रेशर के साथ चेंजिंग ऑफ वॉल्यूम कितना होगा आपको नहीं मालूम है। बट आपको तो ये मालूम है कि मेरे पास कैसा है, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन से एन आर इंटू डेल टी आप लिख सकते हो, जहां से वर्क डन की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, एन इंटू कितना लिखोगे, आर इंटू डेल टी लिख दोगे, जहां पर से नंबर ऑफ मोल 1 है और ये आर हो गया। और चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर कितना है आप ये देखो, तो चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर टीबी और टीए है। टीबी का टेम्परेचर कितना है, मतलब टीबी मतलब कौन सा, टी1 है, तो टी1 का भी तो टेम्परेचर आपके पास है, कितना है मेरे पास, ये 4000 है। और और टी2 का जो है वो कितना है, 2000 है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि वर्क डन जो देखने को मिलेगा वो कितना मिलेगा, 2000 आर देखने को मिलेगा। ठीक, अगर ये चीज हो गया चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी और वर्क डन, तो आप क्यू की वैल्यू बता सकते हो, क्यू इज इक्वल टू डेल यू बाय ओ कितना हो गया, डब्ल्यू, जहां पर से मेरे पास डेल यू की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 3000 आर प्लस 2000 कितना हो जाएगा आर। तो जहां पर से क्यू की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ कि ये कितना हो गया मेरे पास 5000 आर हो गया, कि ये क्यू की वैल्यू कितनी है मेरे पास 5000 आर हो गई। ठीक, ये ए टू बी के लिए। सिमिलर बी टू सी के लिए भी हम चलेंगे। सिमिलरली हम कहाँ से कहाँ के लिए जा रहे हैं, बी टू सी के लिए जाना चाह रहे हैं। तो देखो, अगर आप बी से सी के लिए जाना चाह रहे हो तो ये प्रोसेस कैसा है, आइसोकोरिक है। कैसा प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। कि आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए आप तुरंत बता सकते हो हर प्रोसेस के स्टेप से कि आइसोकोरिक के लिए जो मेरे पास है यहाँ पर चेंजिंग ऑफ सॉरी वॉल्यूम है वो कितना है, जीरो है। तो चेंजिंग ऑफ वॉल्यूम अगर जीरो है तो आप ये बता सकते हो कि मेरे पास यहाँ पर वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वर्क डन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बस आपके पास एक चीज चेंजेस होगा, जो डेल यू की वैल्यू होगी वही कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, जिसकी वैल्यू कितना लिखोगे, एन इंटू सी वी इंटू कितना लिखोगे, डेल टी लिखोगे। अब T1 से T2 जा रहे हो, ठीक है। अब देखो T1 का टेम्परेचर ज्यादा और T2 का टेम्परेचर कम है, मतलब आप हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में आ रहे हो, मतलब एनर्जी क्या कर रही होगी, रिलीज कर रही होगी। मतलब यहाँ पे वैल्यू कैसी आएगी, निगेटिव आएगी। तो आप देखो यहाँ से आप लिख सकते हो कि डेल यू इज इक्वल टू माई मतलब क्यू इज इक्वल टू एन की वैल्यू 1 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोएटॉमिक है मतलब 3/2 इंटू आर हो जाएगा। इतना तो आप जान ही रह गए होंगे। T2 का टेम्परेचर जो है वो कितना था, 2000 केल्विन था, और T1 का जो टेम्परेचर है वो 4000 केल्विन है। मतलब आप इसे लिख सकते हो कि मेरे पास माइनस का कितना हो गया, मेरे पास 3000 आर हो गया। ये चीज था। ठीक, ये बी से सी के लिए था, ये ज्यादा आसान था। ठीक है, बी टू सी के लिए जितना है लगभग लगभग उतना ही आपको लगेगा कि डी से कहाँ के लिए होगा, ए के लिए होगा, लेकिन ऐसा नहीं है ना। डी से ए के लिए चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर मेरे पास कैसा डिफरेंट है, वहां पर आपको डिफरेंट चीजें देखने को मिलेंगी। बट आप देखो, अब उसके बाद आप पीछे चलो, आप सी टू डी के लिए जाओ। कहाँ से कहाँ के लिए जा रहे हो आप, सी टू डी के लिए जा रहे हो, मतलब टी टू से टी थ्री के लिए जा रहे हो। टी टू का टेम्परेचर कितना है, 2000 केल्विन है, और टी थ्री का जो टेम्परेचर है वो कितना है मेरे पास, 1000 केल्विन। वापस से मेरे पास कंप्रेशन भी हो रहा है। ठीक है, टी टू से टी थ्री के लिए जा रहे हो, टी टू से टी थ्री के लिए जा रहे हो, मतलब प्रोसेस कहाँ से कहाँ के लिए जा रहे हो, मेरे पास सी टू डी के लिए जा रहे हो। ठीक है, तो अब अगर आप सी टू डी के लिए जा रहे हो, अगर आप सी से डी के लिए जा रहे हो, तो आप दो चीज नोटिस करना उस ग्राफ। ठीक है, अब फिर से कैसा है मेरे पास, आइसो
आइसोबरिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? आइसोबरिक प्रोसेस है। और आइसोबरिक प्रोसेस है वहां भी ठीक ही था, बट आप ये सोचो कि आइसोबरिक में तो सब चीज मिलेगा, तो यहाँ पर चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा? एन इंटू सी वी इंटू डेल टी। आप इसे लिख सकते हो कि एन इंटू एफ बाई टू इंटू आर इंटू कितना लिखोगे? डेल टी लिखोगे। एन की वैल्यू 1 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 बाई ऑफ 2 इंटू आर, और चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर कितना? T2 से T3 तक आ रहे थे, T2 2000 था, T3 1000 है, तो मतलब कितना आप लिखोगे? ये 2000 में मतलब 1000 में फाइनल टेम्परेचर पहुंच रहा है। 1000 माइनस कौन सा रहेगा? 2000 रहेगा। तो आप इसे लिख सकते हो कि ये माइनस का कितना हो जाएगा? ये 1000 हो जाएगा, तो कैंसिल आउट होगा 500, तो माइनस का 1500 आर हो गया। अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी कम होगी, एकदम निगेटिव सिंबल उसी चीज को बता रहा है। अब देखो कंप्रेशन हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। अगर वॉल्यूम कम हो रहा है तो वर्क डन ओनली कहाँ पे हो रहा है? गैस पे हो रहा है, तो वर्क डन भी कैसा आएगा आपके पास? निगेटिव आएगा। आप कैसे लिखोगे? मेरे पास कांस्टेंट प्रेशर के लिए तो प्रेशर इज इक्वल टू चेंजिंग ऑफ वॉल्यूम। फिर से आपको नहीं मालूम है कि कितना वॉल्यूम में चेंजेस हो रहा है, बट चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर है, प्रेशर कांस्टेंट, तो आप ये जानते हो कि चेंजिंग ऑफ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर। तो आप इसे लिख सकते हो P इज इक्वल टू एन आर इंटू कितना लिखोगे? डेल टी, ये लिखोगे। लेकिन यहाँ पर पी भी नहीं आएगा, पी भी नहीं आता है, ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल टू एन की वैल्यू 1 है, डिग्री ऑफ मतलब आर की वैल्यू तो आ रही है, चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर कितना है मेरे पास? 1000 केल्विन में पहुंचा है 2000 केल्विन से। तो आप इसे लिख सकते हो कि वर्क डन की वैल्यू माइनस का 1000 कितना हो गया? आर हो गया। ठीक, इस तरह से आप इसे लिख सकते हो। तो Q की वैल्यू आप लिख पाओगे कि माइनस का 2500 हो गया, तो ये क्यों लिखोगे? डेल यू प्लस ऑफ कितना होता है? वर्क डन। मतलब यहाँ पे मेरे पास माइनस का 1500 आर प्लस ऑफ कौन सा हुआ? माइनस का 1000 आर। ठीक, इज इक्वल टू माइनस का 2500 आर। ठीक है, ये चीज हुआ। इसके बाद सी डी के और आगे बढ़ते हैं। सी डी के बाद ऑफ डी ए तक जाते हैं। कहाँ तक जाते हैं? डी टू ए के लिए जाते हैं। ठीक है, तो डी टू ए के लिए जाते हैं, तो ये मेरे पास कैसा प्रोसेस है? आइसोकोरिक। कैसा मेरे पास? आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में मेरे पास वॉल्यूम कैसा रहेगा? चेंज करेगा। तो वॉल नहीं सॉरी वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, तो आपके पास जो भी वर्क डन आएगा वो कितना होगा? जीरो होगा। फिर से डेल यू की वैल्यू आप कितना लिखोगे? जीरो रखो। डेल यू नहीं जीरो होगा, सिर्फ वर्क डन जीरो होगा। डेल वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो। हाँ, डेल यू आप लिख सकते हो कि ये क्यू के इक्वल होगा, और ये एन इंटू सी वी इंटू कितना हो जाएगा? एन सी वी डेल टी। तो आप ये लिख सकते हो कि डेल यू की जो वैल्यू होगी वो क्यू के इक्वल होगी, नंबर ऑफ मोल 1 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3/2 इंटू आर है, और चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर फिर से आप T3 से T2 तक जा रहे हो, मतलब कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। और टेम्परेचर बढ़ रहा है मेरे पास, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। तो यहाँ पर से डेल यू इज इक्वल टू क्यू आप लिखोगे। यहाँ पर से आपको ये वैल्यू मिलने को स्टार्ट हो जाएगी कितनी? अब देखो, ये हो जाएगी आपके पास 2 कैंसिल, ये 1500 आर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपके पास मिल गई। अब क्वेश्चन में अलग अलग चीजें पूछा है, वर्क डन टोटल पूछ लिया है, वर्क डन टोटल पूछ लिया है, तो अब मैं सब चीज को कैलकुलेट कर लेता हूँ कि वर्क डन टोटल कितना है। तो देखो, वर्क डन टोटल आपके पास जो आया है वो कहाँ से कहाँ तक के लिए गया होगा? आप पीछे करके देखना स्टार्ट करना। एक बार ए से बी तक के लिए, फिर कहाँ से कहाँ के लिए गए होंगे? बी टू सी के लिए गए होंगे, प्लस फिर अगले बार कहाँ से कहाँ के लिए गए होंगे? सी टू डी के लिए गए होंगे, फिर कहाँ से कहाँ के लिए? डी टू ए के लिए गए होंगे। दो प्रोसेस में तो जीरो था, बीसी और कौन सा? डी ए में, ये दोनों में मेरे पास कितना है वर्क डन? जीरो था। ठीक है, देख सकते हो। ठीक, अगर ये दो प्रोसेस में जीरो था, तो पहले दो प्रोसेस में एक में तो शायद 2000 था और एक में कितना था? 1000 था, ऐसा था। चल, तो वर्क डन जो टोटल देखने को मिलेगा, फर्स्ट में 2000 आर प्लस का था और दूसरे में माइनस का 1000 आर था,
जो कि आपको एक्चुअल में देखने पे कितना मिलेगा, मेरे पास 1000 आर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये टोटल वर्क डन की बात हो रही है। ठीक, उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, ये टोटल वर्क डन के बाद एक इंटरनल एनर्जी में भी चेंजेस आएगा। तो देखो, टोटल चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी आप कहाँ कहाँ पे देखने को पाओगे? तो डेल यू फिर से ए बी के लिए, प्लस डेल यू एक बार फिर से बी सी के लिए, फिर डेल यू सी डी के लिए, फिर डेल यू टीए के लिए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे पास चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी जीरो सिर्फ कब होती है? सिर्फ एक टर्म में होती है, और वो भी तब जब चेंजिंग ऑफ टेम्परेचर जीरो हो या आइसोथर्मल प्रोसेस की बात हो रही है। बाकी सब में आपको दिखेगा। देखो, तो आपको अभी ये टोटल जीरो ही मिलेगा। एक क्लोज लूप में मेरे पास हमेशा चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी जीरो मिलेगा। ठीक, तो पहले में कितना मिला था आपको? 3000 आर मिल गया था। जब दूसरे में गए तो बी से सी के लिए, तो फिर से माइनस में मिल गया। फिर मेरे पास कितना? 1500 माइनस में था, फिर उसके बाद प्लस का 1500 आर हो गया है। अब देखो, ये सब टोटल मिला के कितना गया था? जीरो। ठीक, अब ये है, तो एक टोटल में जितना वर्क डन है वही उसके क्यू की वैल्यू के इक्वल है। यही क्यू, एक क्लोज लूप अगर चल रहा है तो जो वर्क डन है वही उस पे हीट सप्लाइड है। ठीक है, तो टोटल हीट की वैल्यू वही थी, लेकिन फिर भी मैं एक बार कैलकुलेट करके देता हूँ, जो कि मेरे पास देखना, क्यू ए बी इज इक्वल टू, सॉरी, क्यू ए बी प्लस क्यू बी सी प्लस क्यू सी डी प्लस क्यू डी ए, ऐसे करके चलेगा। ठीक है, इस तरह से। तो क्यू ए बी की जो वैल्यू देखने को मिली थी वो आपको कितनी मिली थी? 5000 आर देखने को मिली थी। बीसी की वैल्यू कितनी मिली थी? मेरे पास माइनस का 3000 आर मिला था, माइनस का 3000 आर। और सी डी की जो वैल्यू मिली थी वो माइनस का 2500 आर था। और डी ए की जो वैल्यू थी वो कितनी थी? प्लस का 1500 आर था। जहां पर से ये वैल्यू टोटल कितनी हो गई थी मेरे पास? 1000 आर हो गया था, ये क्यू की वैल्यू थी। ठीक, तो इस तरह से आप इसे देख सकते हो। खाली लेंदी प्रोसेस, अभी आपको टाइम लग रहा है, वहाँ एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, आप तुरंत ही करके देख सकते हो। दो चार ऑप्शन मैच हुए, हो गया बस। तो देखो, एक चीज आप समझो, है ना, आपको एग्जाम में टोटल पूछा होगा, हर प्रोसेस का भी पूछा होगा, तो आप बता सकते हो कि वो कैसा कॉमन डाटा क्वेश्चन में अगर होगा तो मल्टीपल क्वेश्चन पूछे होंगे एक ग्राफ के अंदर। देखो, टोटल पूछा है, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ उसकी एरिया निकाल देनी थी। ठीक, अब एरिया तो आपसे निकलती नहीं, एरिया शेडो रीजन की निकल ही नहीं रही थी। वॉल्यूम तो आप कैलकुलेट करते कि पहले का वॉल्यूम दूसरे के रिस्पेक्ट में कितना था, आप तब कैलकुलेट कर सकते थे। प्रेशर और वॉल्यूम का उसमें, मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का वैल्यू नहीं गिवन था, बस ये प्रॉब्लम थी उस क्वेश्चन पे। अगर वो गिवन होता तो हमारे पास इतना ज्यादा नहीं जाना था। बस आपको ये देखना रहेगा एग्जाम में कि जहां पर भी टोटल इंटरनल एनर्जी मेरे पास कितनी हो जाए, जीरो हो जाए, वो ऑप्शन तो 100% करेक्ट है, क्लोज। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चले। चलो, अब इस क्वेश्चन को जैसे हम देखते हैं, इस पे क्या बोल रहा है? व्हेन ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट आई टू फाइनल स्टेट एफ along the path IAF shown in figure। फिर उसके बाद क्या है? फिगर द heat energy absorbed by system is Q is equal to 55 joule and the work done by the system is W is equal to 25 joule if the same system is taken along the path PF, sorry, taken along the path IBF, the value Q is equal to 35 joule। फिर उसके बाद क्या पूछा है? फाइंड द वर्क डन अलोंग द पाथ आई बी एफ। सेकेंड, इफ वर्क डन इज इक्वल टू माइनस 15 जूल फ्रॉम द कर्व पाथ एफ आई, how much heat energy is lost by the system along this path if u I is equal to 10 joule? What is the uf? ठीक, फिर लास्ट ऑफ ऑप्शंस पे हमारे पास जो क्वेश्चन बोल रहा है वो कैसा बोल रहा है? यू बी इज इक्वल टू 20 जूल, व्हाट इज क्यू फॉर द प्रोसेस बी एफ एंड आई बी। ठीक, तो
ठीक है, जो जो क्वेश्चन में पूछा है वो हम बताते हुए चल रहे हैं। ठीक है, देखो इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे मजा आएगा, समझ में आएगा। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ आपको समझाने का और आप ट्राई करो समझने का, ये मत कसम खा लेना कि समझेंगे ही नहीं। ठीक है, देखो एक बात आप समझो कि मतलब चाहे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, चाहे मैं किसी भी पाथ से लेके जाऊं, ठीक है, उसकी चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑलवेज भी कैसी होगी, सेम। ठीक, अगर मैं वाप इसी पॉइंट पे कहीं से भी घूम के ऐसे आ गया तो इसकी चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी जीरो होगी। और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, चाहे मैं इस पाथ से जाऊं या चाहे इस पाथ से जाऊं, हर पॉइंट पे मेरे पास चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी की वैल्यू सेम। इतनी ही बात आप समझते हो। चलो देखो, ये बोल रहा है कि एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम ले लिए जिसमें एक इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक एक पाथ आई ए एफ के फॉर्मेट में चल रहे हैं। ठीक है, मतलब इस फॉर्मेट में हम यहाँ से यहाँ तक पहुंचे और वो हमें फिगर में दे रहा है। अब बोल रहे हैं फिगर द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय दिस सिस्टम, Q is equal to 55 joule and the work done by this system is 25 joule. If the same system is taken along the path IBF, the value Q is equal to 35 joule. ठीक, मतलब वो बोल रहा है कि हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय जो सिस्टम है वो 55 जूल है एंड द वर्क डन बाय द जो सिस्टम है वो 25 जूल। ठीक, वो किसी एक पाथ की बात कर रहा है। कौन से पाथ की बात कर रहा है, देखो व्हेन थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज सेकंड टेकन initial to final state I to final state along the path IAF as shown in figure, the heat energy absorbed by जो सिस्टम है वो Q is equal to 55 जूल। कितना है, Q is equal to 55 जूल। कहाँ से कहाँ तक पाथ के लिए, I to F, IAF के लिए। ठीक है, ठीक है, उसके बाद कैसा बोल रहा है, 55 जूल है एंड वर्क डन बाय द सिस्टम है वो हमारे पास है। और सेम सिस्टम में ये बोल रहा है कि अगर मैं आईबीएफ के अलोंग लेके जा रहा हूँ, कौन सा, यहाँ पर, तो इसमें जो क्यू की वैल्यू दिया है वो 35 जूल दिया। तो देखो वर्क डन मुझे फाइंड करना है आईबीएफ के लिए। देखो अगर मैं क्यू में से, इस वाले में से, चलो पहले जो डाटा गिवन है पहले मैं उसे यूज करता हुआ चलता हूँ। देखो मेरे पास आईएएफ के प्रोसेस के लिए, आईएएफ पाथ के लिए जो जो डाटा गिवन है उस चीज को आप देखो। तो आईबीएफ पाथ में आप देखो वर्क डन कितना गिवन है, आई ए एफ में जो गिवन है वो कितना है मेरे पास, 25 जूल। कितना है, 25 जूल है। और इसी में क्यू जो गिवन है, आई ए एफ की जो वैल्यू गिवन है वो कितना है हमारे पास, 25 जूल, सॉरी 55 जूल गिवन है। कितना है मेरे पास, 55 जूल। ये चीज है। अब अगर आप ये समझो कि ये क्यू है, ये वर्क डन है, तो आप ये समझते हो कि क्यू इज इक्वल टू वर्क डन प्लस चेंजिंग ऑफ क्या होता है, इंटरनल एनर्जी। क्यू की वैल्यू 55 जूल है और वर्क डन की वैल्यू कितना है, 25 जूल है और प्लस चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी है। तो आप ये समझो कि चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी कहाँ से कहाँ के लिए, आईएएफ के लिए। कौन सा, आईएएफ के लिए चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी मेरे पास इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर रही है, जो कि कितना हुआ, 55 से 25 को अगर आप सब्सट्रैक्ट करो तो आपको मिल जाएगा कितना, 30 जूल। ठीक, तो यही इंटरनल एनर्जी आपके पास कहाँ से कहाँ के लिए होगी, अब आप देखते चलो। यही इंटरनल एनर्जी कहाँ से कहाँ के लिए होगी, आई टू एफ के लिए होगा। यही चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी आई बी एफ के लिए भी होगा। यही इंटरनल एनर्जी में जो चेंजेस है वो तीन के तीनों प्रोसेस के लिए होगा। ठीक, अब ये चीज आप समझ पा रहे हो। तो देखो यहाँ चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी आई ए एफ की बात कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक के लिए जो जा रहा है। ठीक है, ये तो हमारे पास मिल गया और सब चीज मिल गया। अब क्वेश्चन में कहाँ से कहाँ के लिए पूछा, वर्क डन अलोंग दी आई बी एफ, कहाँ पर, आई बी एफ के लिए। तो अगर मैं फर्स्ट के सॉल्यूशन के लिए बात कर रहा हूँ और वर्क डन पूछ लिया है कहाँ से कहाँ तक के लिए, वर्क डन प्रोसेस ऑफ कौन से, आई बी एफ के लिए। कौन सा, आई बी एफ पाथ के लिए। ठीक, तो आई बी एफ पाथ के लिए आप क्या बोलते हो, देखो वर्क डन आपके पास क्या गिवन है, क्यू की वैल्यू गिवन है।
और चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी भी गिवन है, तो क्या वर्क डन आप नहीं फाइंड कर पाओगे? कर लोगे। तो जहां पर आप लिखोगे कि Q इज इक्वल टू डेल यू प्लस ऑफ क्या लिखोगे, W। तो वर्क डन अगर फाइंड करना है तो Q की वैल्यू आपके पास कितनी है, 35 है। उसमें से सबस्ट्रेट कर दो 30 की वैल्यू, तो आपको जो वर्क डन मिलेगा वो कितना जूल हो जाएगा, 5 जूल का हो जाएगा। फर्स्ट का ऑप्शन आ गया आपके पास, कितने वर्क डन आ जाएगा, 5 जूल आ जाएगा। ठीक। दूसरे में क्या बोल रहा है, इफ वर्क डन इज इक्वल टू -15 जूल फ्रॉम द कर्व पाथ एफ आई, हाउ मच हीट एनर्जी इज लॉस्ट बाय द सिस्टम अलोंग दिस पाथ। ठीक। अब देखो, दूसरे में बोल रहा है कि वर्क डन मेरे पास मालूम है आई टू एफ के लिए, आई एफ पाथ के लिए अगर मैं जा रहा हूँ, तो जहां पे वर्क डन मुझे मालूम है कि कितना है, माइनस का 15 जूल है, तो हीट एनर्जी कितना लॉस करेगा। तो आप ये समझते हो कि जो Q की वैल्यू होगी वो वर्क डन प्लस चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी के इक्वल होगा। ठीक। एफ आई पूछ लिया, सॉरी एफ आई के लिए पूछ लिया, मैं चेंज कर देता हूँ। हमने ये तो आई ए एफ के लिए काउंटिंग किया है ना। ठीक है, चेंज है, पाथ चेंज है। तो ये किसके लिए है मेरे पास, एफ आई के लिए, एफ से आई के लिए जा रहा है। तो ये कैसा बोल रहा है कि मेरे पास वर्क डन जो है -15 जो जूल है, कर्व पाथ कहाँ से, एफ से आई के लिए। हाउ मच हीट एनर्जी इज लॉस्ट बाय दिस सिस्टम अलोंग दिस पाथ। ठीक है। अब देखो, जब यहाँ पर आप देखना स्टार्ट करोगे तो फिर आप लिखोगे Q इज इक्वल टू वर्क डन, और मेरे पास प्लस कैसा, चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी। अब यहीं पर आपके पास सारी चीजें गड़बड़। अब देखो, आप ये चीज लिखो कि Q की वैल्यू पूछा है, वर्क डन -15 जूल है। अब ये चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी है, कहाँ से कहाँ तक, F से I तक। तो ये वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव रहेगी या निगेटिव रहेगी, ये निगेटिव रहेगी, चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी। आप इस पाथ के लिए ऐसे कैलकुलेट की हो, यहाँ से यहाँ, ये इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट, बट आपका अब फाइनल पॉइंट चेंज हो गया, इनिशियल पॉइंट चेंज हो गया, तो आप इसे लिखोगे माइनस का 30, मतलब ये माइनस का 45 जूल आपका आंसर आएगा। ये Q की वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का 45 जूल आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप में जो आपके पास जाएगा वो कैसा होगा, U इनिशियल की वैल्यू 10 जूल है, तो मुझे व्हाट इज UF की वैल्यू बताना है। ठीक है। U इनिशियल की वैल्यू आपको 10 जूल है, तो U फाइनल की वैल्यू बताना है, तो आप क्या लिखोगे थर्ड में, चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी। ठीक है। आप कहाँ से कहाँ के लिए देख रहे हो, ठीक है। चलो, जब हम ये देख रहे होते हैं आई से एफ के लिए, तो ये मेरे पास कौन सा है, यू फाइनल माइनस ऑफ कौन सा है, यू इनिशियल। मुझे किसकी वैल्यू पूछ लिया, यू फाइनल की, ये 30 जूल है। फाइनल की वैल्यू मुझे नहीं गिवन है, बट इनिशियली ऑफ मेरे पास यू आई की वैल्यू गिवन है, यू आई की वैल्यू 10 जूल है, तो ये मेरे पास यू एफ की वैल्यू 30 प्लस ऑफ 10 कितना हो गया मेरे पास, 40 जूल हो गया। कितना जूल हो गया, 40 जूल हो गया। ठीक। अब लास्ट स्टेप पे जाओ, डी में। डी में बोल रहा है कि यूबी की जो वैल्यू है वो 20 जूल है। व्हाट इज द क्यू फॉर द प्रोसेस, कहाँ से कहाँ के लिए, बी से एफ के लिए एंड आई से बी के लिए। क्यू की वैल्यू कितना होगा जब यूबी की वैल्यू 20 जूल है आपके पास, अब बताओ, बोलो। आप अच्छे से देखो। चल, मैं फोर्थ नंबर में चलता हूँ पहले, फोर्थ नंबर के क्वेश्चन पे मैं चल रहा हूँ। ठीक है। जब मैं फोर्थ नंबर पे इंटर करूंगा तो मैं ये चीज देखना स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे कि मेरे पास ये कौन सा प्रोसेस है, आइसोकोरिक है। कैसा है, आइसोकोरिक है, नहीं, आइसोबरिक है। आइसोबरिक है तो मेरे पास Q की वैल्यू पूछ लिया है, Q की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ से यहाँ तक तो वर्क डन हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक वर्क डन हो रहा है, लेकिन B से F तक में कोई वर्क डन नहीं, कोई वर्क डन नहीं हो रहा। अब आपको क्यू आई बी एफ की वैल्यू मालूम है, क्या आप इस बीच की एनर्जी को, मतलब इस बीच के क्यू को काउंटिंग करके इससे सबस्ट्रेट कर देंगे इस पूरे प्रोसेस से, मतलब मेरा ये कहना है कि आप इस पूरे की एनर्जी आपको मालूम है, क्वेश्चन में गिवन है 35। ठीक।
तो अगर आप इसकी एनर्जी फाइंड करके मतलब ये टोटल में से इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये मिल ही जाएगा। तो आपको कैसा पूछा है, पहले तो बी एफ की वैल्यू आप फाइंड करो। तो देखो बी एफ कौन सा प्रोसेस है, ये आइसोकोरिक है। कौन सा प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में आपके पास मेरे पास कैसा वर्क डन तो जीरो मिलेगा। तो आप जानते हो कि जब आप कहाँ से कहाँ के लिए जा रहे होगे, बी टू एफ के लिए, बी टू एफ के लिए अगर आप जा रहे होगे, आपको मालूम होगा कि चेंजिंग ऑफ वॉल्यूम की वैल्यू जीरो, मतलब एक्सपेंशन और कंप्रेशन दोनों नहीं होगा तो वर्क डन बाय गैस और ऑन दी गैस दोनों कितना होगा, जीरो। मतलब जो भी Q की वैल्यू होगी वो डेल U के कैसा होगा, इक्वल होगा। अब अगर डेल U के इक्वल होगा तो आप खुद समझो, यहाँ पर से अगर आप समझने की कोशिश करो तो B से F तक के लिए मैं बोल रहा हूँ, कहाँ से कहाँ के लिए, B टू F के लिए बोल रहा हूँ। तो आप समझो B के लिए तो आप फाइनली ऑफ के लिए तो काउंटिंग की हो 40 जूल, ठीक। इनिशियली के लिए 10 जूल है, तो B के लिए नहीं काउंटिंग कर पाओगे क्या? सोचो, ये 40 जूल है और ये कितना जूल है, ये 10 जूल है। मेंशन है यहाँ पे, आप ये काउंटिंग कर लियो कि ये 40 जूल है। तो ये कितना होगा, बस मुझे ये बताओ, बोलो 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 बोलो। बी की वैल्यू कितना है, क्वेश्चन पे मेंशन है भाई, बी की वैल्यू 20 जूल है, कैलकुलेट ही नहीं करना है। ये वैल्यू क्वेश्चन पे खुद मेंशन है कि ये 20 जूल है, तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट करो, आपका काम हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर से समझो, तो ये आप कितना लिखोगे, मेरे पास लिखोगे यू एफ माइनस यू बी। तो आप ये लिखोगे 40 माइनस 20, मतलब आपके पास ये आंसर आ जाएगा 22, ठीक। अब देखो, आपको मालूम है कि मेरे पास जो क्यू काउंटिंग करना है वो कहाँ से कहाँ के लिए काउंटिंग करना है, आई बी के लिए काउंटिंग करना है। तो अब जब आई से बी के लिए आप जा रहे हो तो एक्चुअल में आपको मालूम है कि जो क्यू की वैल्यू है, क्यू आई ए एफ की जो वैल्यू है, सॉरी आई ए एफ नहीं, क्यू आई बी एफ की जो वैल्यू है वो कितनी बातों पे डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है क्यू आई से बी तक के पास के लिए और क्यू बी टू एफ के लिए। तो आप बी टू एफ तो कैलकुलेट करके बैठे हो, तो आपको सिर्फ क्यू आई बी की जो वैल्यू चाहिए, तो आप क्या लिखोगे, क्यू आई बी एफ माइनस ऑफ क्यू एफ। और क्यू आई बी एफ की वैल्यू आप 30 जूल शायद काउंटिंग किए थे, कितना का 35 किए हो, ये क्वेश्चन में गिवन था शायद 35 या 30 कुछ गिवन था, देख लेते हैं। 35 गिवन, गिवन 35 गिवन। तो आप कितना लिखोगे इसे, 35 माइनस ऑफ 20, मतलब ये कितना हो गया 15 जूल हो गया। देख लो, ठीक। चलें आगे, अब चलें आगे। चलो, अब हम एडियाबेटिक प्रोसेस देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं हम लोग, एडियाबेटिक प्रोसेस देखना चाहते हैं। ये पूरा 30 मिनट के आसपास, 45 मिनट के आसपास अब पूरा वही चलेगा, एडियाबेटिक प्रोसेस। और जब वो खत्म होगा तो इस पार्ट को खत्म करके अगले में फिर चलेंगे, ठीक है। चलो, चलो अब हम इसके फोर्थ प्रोसेस पे इंटर करते हैं, कहाँ पे इंटर कर रहे हैं, फोर्थ प्रोसेस में, एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग में डालना स्टार्ट करता हूँ, एडियाबेटिक, एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक। इसमें क्या होता है कि एक्चुअल में इस तरह की प्रोसेस जिसमें एनर्जी का ट्रांसमिशन उसके सराउंडेड में नहीं हो रहा हो, तो एडियाबेटिक प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। तो जैसे इसमें कैसा है, व्हेन ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम, when a thermo when a thermodynamic when a thermodynamic system when a thermodynamic system undergoes undergoes a change undergoes a change
in such a way, in such a way, in such a way that, in such a way that no exchange, that no exchange, no exchange, no exchange of heat, no exchange of heat take place, take place between system and surrounding, system and system and surrounding, ठीक. the process the process the process is known as, the process is known as adiabatic process, adiabatic प्रोसेस. इसके लिए और आइसोथर्मल के लिए दो लिमिटेशंस हैं, ठीक है, समझो. तो इस पे कैसा होगा कि अगर मैं ना हीट दे सकता हूँ ना ये सराउंडेड ऑफ सिस्टम को देगा, तो यहाँ पे चेंजिंग ऑफ हीट की जो वैल्यू होगी वो कितना होगा, जीरो होगा, मतलब क्यू की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, ठीक है. तो देखो इसके लिए जो एसेंशियल कंडीशन आप देखते हो वो क्या क्या होता है, तो देखते चलना. एसेंशियल एसेंशियल कंडीशन, essential condition for adiabatic, for adiabatic process, essential condition for adiabatic process, ठीक. देखो कोई एक ऐसा सिस्टम हो जो मेरे पास हीट एनर्जी को कहीं पर भी ट्रांसमिट ना करे. आइसोथर्मल जितना स्लो होता है वो ये इतना ही फास्ट होना चाहिए कि मतलब एनर्जी को ट्रांसमिट करने का टाइम ही ना मिले. बट दोनों ही कंडीशन में ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना सकते जहाँ पे एनर्जी का ट्रांसमिशन सराउंडेड में जीरो हो, ठीक है. जैसे थर्मस देखते हो, तो थर्मस में उसमें चाहे कितना भी गर्म पानी क्यों ना डालूं, कुछ ना कुछ टाइम के बाद, चाहे वो एक साल ही मैं उसके अंदर क्यों ना रखूं, उसके टेम्परेचर में चेंजेस आएगा ही आएगा, ठीक है. और इतनी फास्ट कोई प्रोसेस नहीं हो सकती कि उसके चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी के लिए या फिर चेंजिंग ऑफ हीट एनर्जी के लिए कोई टाइम ही ना मिले, ठीक है. लेकिन देखो फिर भी एसेंशियल कंडीशन हम लिखते ही चलते हैं. देखो, तो फर्स्ट ऑफ कैसा है हमारे पास, देयर शुड not, there should not be, not be any exchange, not be any exchange of heat, any exchange of heat between the system, between the system, between the system, between the system and and its surrounding, and its surrounding. All walls, all walls of the container, of the all walls of the container and the piston, and the piston must be, must be perfectly, must be perfectly insulated, must be perfectly insulated. एंड सेकेंड जो हमारे पास है वो कैसा है, द सिस्टम, the system should be
the system should be compressed, should be compressed, compressed or allowed to expand and to allowed expand suddenly, expand suddenly, so that so that there is there is there is no times for the exchange, no times for the exchange of exchange of heat between between the system, between the system between the system and its surrounding, and its surrounding। ठीक। और ये दोनों कंडीशंस मेरे पास कैसा होता है, कैसा होता है, आइडियल होता है। ठीक है। सब दोनों प्रोसेस कैसा होता है, आइडियल होता है। रियल लाइफ में कभी पॉसिबल है क्या, नहीं। ठीक है। देखो, अब इसके बाद लिख लेना कि दीज टू कंडीशंस आर फुल्ली कैसा होता है मेरे पास, आइडियल होता है। चलो ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। आगे मैं क्या देखना चाहता हूँ, रिलेशन देखना चाहता हूँ। देखो ना, इसमें प्रेशर कांस्टेंट हो रहा, ना वॉल्यूम कांस्टेंट हो रहा, ना टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा। तो इसमें प्रेशर वॉल्यूम, प्रेशर टेम्परेचर, और टेम्परेचर और मेरे पास कैसा वॉल्यूम का क्या रिलेशन आएगा, ये चीज हम देखते हैं। ठीक है। तो ये क्या है मेरे पास, नेक्स्ट हेडिंग किस पे है, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन प्रेशर। ये थोड़ा अच्छे से देखना, रिलेशन बिटवीन प्रेशर P and volume V during an adiabatic, during an adiabatic process, an adiabatic process। रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस के रिस्पेक्ट में क्या क्या है, ये चीज हम देखते चलते हैं। ठीक है। देखो, एक चीज सिंपल से समझो कि n नंबर्स ऑफ मोल्स के एक आइडियल गैस है जिसका इनिशियल प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1 है, और फाइनल प्रेशर मेरे पास प्रेशर और वॉल्यूम में चाहिए, तो फाइनल प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो P2 और V2। ठीक है। तो देखो, यहाँ पर अगर मैं समझूं तो मेरे पास कैसा है, फोर n मोल ऑफ आइडियल गैस इन एडियाबैटिक, इन एडियाबैटिक प्रोसेस। मुझे ये मालूम है कि इनिशियल कंडीशन में, कौन सी कंडीशन में, इनिशियल में मेरे पास प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है। मतलब मुझे इस पूरी प्रोसेस में टेम्परेचर एलिमिनेट करना है, और फाइनल के लिए जो मेरे पास चलेगा वो कौन सा हो जाएगा, P2 V2 हो जाएगा। ठीक है। देखो, अगर ये है तो आप ये समझो कि जो Q की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, जीरो। जिसे आप लिख सकते हो कि ये du प्लस ऑफ कौन सा होगा मेरे पास, dw होगा। मतलब चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस ऑफ वर्क डन, एक पॉजिटिव हो रहा होगा तो दूसरा कैसा हो रहा होगा, निगेटिव हो रहा होगा। इस प्रोसेस में ये तो होना ही होगा। ठीक। अगर आप देखो तो du की जो वैल्यू होगी वो n इंटू सी वी इंटू कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा।
एंड डी डब्ल्यू हमारे पास कितना देखने को मिलेगा, वर्क डन की जो वैल्यू होगी वो पी इंटू कितना देखने को मिलेगा, डीवी देखने को मिलेगा। तो बस इसकी वैल्यू को उठा के आप यहाँ पे पुट करो। तो जैसे ही मैं यहाँ पे पुट किया, ठीक, तो मुझे ये क्या होगा, डी यू की जो वैल्यू होगी, पुट दी वैल्यू इन इक्वेशन वन, ये हो जाएगा पुट दी वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो डी यू की जो वैल्यू होगी वो एन इंटू सी वी इंटू डी टी हो जाएगा, यही चीज आप लिखोगे, प्लस पी इंटू डी वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक, मुझे नहीं चाहिए, मुझे टी की वैल्यू कहीं से कहीं तक भी नहीं चाहिए। ठीक, इसे मैं इक्वेशन नंबर ऑफ सेकंड भी रख सकता हूँ, उससे मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, तो इसे इक्वेशन नंबर आप सेकंड रख लो। आपको नहीं चाहिए प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन चाहिए, मैं समझ पा रहा हूँ कि आपको dt की वैल्यू नहीं चाहिए। अगर dt नहीं चाहिए तो dt को रिप्लेस करना पड़ेगा, और प्रेशर और वॉल्यूम के साथ रिलेशन, तो ये सिर्फ एक चीज दिखाता है, वो क्या रहता है, आइडियल गैस। तो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन आप ये समझ पा रहे होंगे कि हमारे पास जो प्रेशर इंटू वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन होगा वो एन आर टी, एन इंटू आर इंटू टी के इक्वल होगा, यही होगा। अगर ये चीज होगा कि ये n इंटू आर इंटू टी के इक्वल होगा, तो मुझे कुछ करना भी नहीं है। अब कैसा करना है, सिर्फ इसको एक बार टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। अब कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, सब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वेरी कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसे क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट कर दे रहा हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ठीक, अगर मैं टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट किया तो देखो प्रेशर भी कांस्टेंट नहीं है, और टेम्परेचर भी कांस्टेंट नहीं है, और ना ही वॉल्यूम कांस्टेंट। तो ये मेरे पास डी बाई ओ कौन सा हुआ, डी टी, और ये एन आर टी हो गया। देखो एक कैसा है, मेरे पास प्रेशर भी डिपेंड्स है टाइम पे और वॉल्यूम भी टाइम पे डिपेंड है। हाँ, दोनों फंक्शन टेम्परेचर का नहीं है, बट दोनों डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर है, तो दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन का फॉर्मेट आप अप्लाई करो। तो ये पी हुआ, डीवी बाई ओ कौन सा हो गया, डी टी, फिर वी एज इट इज आएगा, और ये डीपी बाई ओ क्या हो गया, डी टी इज इक्वल टू। अब देखो एन कैसा है, मेरे पास कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, और t का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू ऑफ डी टी ही कर रहे हो, तो कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। अब आप यहाँ से लिख सकते हो कि p इंटू डी वी प्लस वी इंटू डी पी इज इक्वल टू एन आर इंटू कितना हो गया, मेरे पास डी टी हो जाएगा। यही चीज देखने को मिलेगी, देख लो। अब देखो यहाँ पर से अगले स्टेप पे आप कितना n इंटू डी टी की जो वैल्यू लिखोगे वो कितना होगा, वन बाय आर, और ये p इंटू डी वी प्लस वी इंटू कितना हो जाएगा, डी पी, यही चीज होगा, ऐसा। ठीक, ये चीज होगी। अब ये इसमें से मैं n इंटू डी टी की वैल्यू सिर्फ उठा के किस में पुट करना चाहता हूँ, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो इस वैल्यू को मैं उठा के यहाँ पे पुट करता हूँ, तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड। तो देखो यहाँ पे CV तो एज इट इज था, अपॉन क्या हो गया, R हो गया। अगले स्टेप पे आप ये समझो कि ये मेरे पास n इंटू डी टी की वैल्यू मुझे पुट करनी है, तो CV की वैल्यू तो मैं, CV मेरे पास कांस्टेंट है, तो हाँ ठीक है, n इंटू डी टी की वैल्यू वन बाई आर पी इंटू डी वी प्लस वी इंटू डी पी। ठीक, वन बाय आर, ये कितना हुआ, P इंटू डी वी प्लस वी इंटू कितना हो गया, टी पी, यही चीज हुआ। फिर उसके बाद अगले स्टेप पे जो लिखा हुआ है वो कैसा लिखा हुआ है, प्लस P इंटू डी वी प्लस P इंटू डी वी प्लस ये कितना हुआ, प्लस P इंटू डी वी इज इक्वल टू कितना हो गया, जीरो हो गया, यही चीज हुआ। अब बस आप देखना स्टार्ट करो, आपको धीरे धीरे खुद ही मजा आएगा और समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आपको क्या दिखेगा बताओ, यहाँ पे सी वी इंटू पी इंटू डी वी प्लस सी वी इंटू वी इंटू टी पी प्लस पी इंटू आर इंटू डी वी इज इक्वल टू जीरो। अब आप देखो इस टर्म को और इस टर्म को एक साथ लेके जाओ, तो ये सी वी, ठीक, और ये प्लस कौन सा हुआ, आर, और इधर कौन सा हुआ, डीवी, प्लस हो कौन सा हो गया, ये मेरे पास सी वी इंटू वी इंटू डी पी इज इक्वल टू जीरो।
यही चीज आपको देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, बोलो। अब अगर आपको ये चीज मिल गई, ओ पी भी तो मैं कॉमन ही लूंगा ना, ठीक है। और कुछ छूटा? नहीं छूटा। अगर नहीं छूटने को मिला तो आप देखो इसे आप कितना लिखोगे, इसे सीपी लिखोगे। ये कौन सा सीपी होगा, कहाँ से, मेयर रिलेशन से। सीपी इज इक्वल टू आपके पास कितना होता है, सीबी प्लस ओ आर होता है। कहाँ से, मेयर रिलेशन से। तो आप इसे सी पी इंटू पी इंटू डी वी प्लस ऑफ सी वी इंटू वी इंटू डी पी इज इक्वल टू कितना लिखोगे, जीरो लिखो। यही चीज लिखोगे, देख लो एक बार। चलें आगे। देखो, अब अगर आप ये लिखोगे तो आप सिर्फ थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, आपको लगभग लगभग सब चीजें क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आप इस पे मुझे एडियाबेटिक प्रोसेस है, एक एडियाबेटिक रेशो जो आप जानते थे जहाँ पे सीपी अपॉन क्या लिखते थे, सीवी लिखते थे, तो मैं ऐसा क्या करूं कि वो आ जाए। तो अगर मैं यहाँ पे किससे डिवाइड कर दूं, सीवी से, मतलब यहाँ से सीवी में कॉमन ले लिया, मेरा काम हो जाएगा। लेकिन फिर भी दिख रहा है कि ये डीवी के रिस्पेक्ट में यहाँ पी कहाँ से आएगा, वी को पी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो इससे बेटर मैं क्या करूं, डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय किससे कर दूं मैं यहाँ पर डिवीजन, सी वी इंटू पी इंटू वी से डिवाइड कर दिया। तो मुझे ये दिखेगा कि ये सी पी बाई ओ क्या हो जाएगा, सी वी, और ये कौन सा हो जाएगा, डी वी बाई ओ वी हो जाएगा, डी वी बाई ओ वी हो जाएगा। और प्लस ओ ये कितना हो जाएगा, डी पी बाई ओ पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। जहां पर से मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं कि Cp बाई ऑफ Cv कितना हो जाएगा, गामा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि एडियाबेटिक कांस्टेंट को आप क्या लिखते हो, यही तो लिखते हो, Cp बाई ऑफ Cv, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, गामा के इक्वल होती है, जो एक कांस्टेंट होता है। तो गामा dv बाई ऑफ v प्लस ऑफ dp बाई ऑफ कौन सा होगा, p इज इक्वल टू जीरो। ठीक। अब जब मैं इसे दूसरे साइड लेके गया तो ये गामा dv बाई ओ वी इज इक्वल टू माइनस dp बाई ओ क्या हो गया, p हो गया। मैं इसे क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। अब इंटीग्रेट करूंगा, गामा एक कांस्टेंट है, और 1 बाई वी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log v हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस ये कौन सा हो गया, log p हो गया। लेकिन यहाँ लिमिट यूज होगी, क्योंकि ये डिफाइन इंटीग्रल है। तो ये v1 हो गया, ये v2 हो गया, और ये p1 हो गया, और ये कौन सा हो गया, p2 हो गया। बस आपके पास मिल गया। देखो, तो अब इस पे आप लिमिट पुट करना स्टार्ट करो, v1 v2, और ये कौन सा हुआ, p1, और ये कौन सा हो गया, p2। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये गामा, और ये कौन सा हुआ, ln v2 बाई ओ v1 इज इक्वल टू माइनस ये कितना हुआ, ln p2 बाई ओ कौन सा हो जाएगा, p1। ठीक। अब अगर ये चीज हुआ तो आप इसको और अच्छे से जब सॉल्व करोगे तो आपको ये दिखेगा कि कितना हो जाएगा, v2 बाई ओ v1 की पावर में गामा इज इक्वल टू p1 बाई ओ p2। ये होगा, माइनस सिंबल को अंदर लेके जाओगे तो एक्सपोनेंट में, देखो इधर इसको एक्सपोनेंट में लेके गया, इधर से ये -1 को एक्सपोनेंट में लेके गया। तो p2 बाई ओ p1 कितना हो जाएगा, p1 बाई p2 हो जाएगा। यही चीज देखने को मिलेगी, बहुत सही चीज मिली है। अब अगर ये चीज मिली है तो आप इसको समझो कि आप इसे क्या लिखोगे, P2 इंटू V2 की पावर में गामा इज इक्वल टू P1 V1 की पावर में गामा। ये दोनों कैसे होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। मतलब मैं ये कहूं कि प्रेशर इंटू वॉल्यूम के पावर में मेरे पास कितना हो जाए, गामा हो जाए। ये वैल्यू ऑलवेज भी कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा इन एडियाबैटिक प्रोसेस में। इसी तरह से आप आइसोथर्मल में देखते थे, प्रेशर इनटू वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट ना था कि कैसा, प्रेशर इनटू वॉल्यूम की पावर में गामा। ये किसके लिए होगा, एडियाबैटिक के लिए। अगर एक्सपोनेंट में कोई टर्म आ रहा है, ठीक, p इंटू वी का मल्टीप्लिकेशन में v के एक्सपोनेंट में कोई टर्म आ रहा है कांस्टेंट, तब की कंडीशन में वो एडियाबेटिक है। और अगर पावर में 1 आ रहा है तो वो कैसा है मेरे पास, कैसा है, वो आइसोथर्मल। ठीक है, ये डिफरेंस हमारे पास समझने के लिए रहता है। ठीक। इसी तरह से ये तो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच हुआ।
तो अब किसके लिए देखना स्टार्ट करेंगे, सेकेंड टर्म में हम किसके लिए देखेंगे, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के लिए, किसके लिए, एंड टेम्परेचर के लिए मैं अब देखना चाहता हूँ। तो देखो, जब वॉल्यूम और टेम्परेचर के लिए मैं देखूंगा तो मैं ज्यादा कुछ चेंजेस थोड़ी करूंगा, मैं ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करूँगा, मुझे ये एज़ इट इज़ रहेगा, बस मुझे छोटी-छोटी चीज़ें चेंज होना स्टार्ट होगी और वो चीज़ें कैसी होंगी यहाँ पे। ये कहाँ पे रिप्लेस किए थे? यहाँ पे। ये dt को ऐसे ही रखेंगे। अब वॉल्यूम और टेम्परेचर में चाहता हूँ तो मैं प्रेशर को रिप्लेस करूँगा। किसको रिप्लेस करूँगा? प्रेशर को। ये इक्वेशन मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं यूज़ करूँ इस इक्वेशन का NCV इंटू dt और प्लस P इंटू dV। ठीक है? चलो, तो चलते हैं। देखते हैं इसको अभी थोड़ा-सा। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड मैं ये लिखते चलता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड मुझे क्या दिखेगा कि n इंटू सी वी इंटू डी टी प्लस पी इंटू डी वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। यही होगी। यहाँ पर तो सब चीज़ एकदम परफेक्ट है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे सिर्फ प्रॉब्लम यहाँ पे क्या चीज़ है कि ये प्रेशर नहीं चाहिए, मुझे वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन चाहिए। अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन चाहिए तो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन मैं ये चीज जानता हूँ कि मुझे पीवी इज इक्वल टू कितना होता है, एन आर टी होता है। जहां से पी की जो वैल्यू होगी वो एन आर टी बाई क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। ठीक, यही चीज चलेगी, बोलो। यही चीज चलेगी, तो बस वैल्यू उठाओ और पुट करो यहाँ पे। तो ये कितना हुआ मेरे पास, एन सी वी इंटू डी टी प्लस पी की वैल्यू कितना हुआ, एन आर टी बाई ओ वी इंटू कितना हुआ, डी। इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। सब चीज सही है, आपके पास सारी चीजें अरेंजमेंट में परफेक्टली बैठ रही है। ठीक है, फिर से उस चीज को क्यों ही जाना, फिर से उस चीज में जाना ही क्यों जहां पर से आप ये आंसर तो निकाल के ही बैठे हो ना भाई। तो आप सेकेंड इक्वेशन में नहीं जाओगे, आप कहां पर हमेशा आप जाओगे, अब इस इक्वेशन की जगह पे आप यूज करोगे किसको, इस फॉर्मेट को, जहां पे पीवी की पावर में गामा है मेरे पास कैसा कांस्टेंट है जिसे मैं के से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, ये के है। तो प्रेशर की जो वैल्यू मैं यहाँ पर पुट किया तो एन आर टी बाई ओ वी और इंटू वी की पावर में गामा इज इक्वल टू के। तो जहां पर से एन आर टी और ये वी की पावर में कौन सा हो जाएगा, मुझे यहाँ पर से वी की पावर में गामा माइनस वन इज इक्वल टू के हो जाएगा। तो यहाँ पर से आप लिखोगे टी वी की पावर में गामा माइनस वन इज इक्वल टू के अपॉन एन आर टी। ये पूरी चीज वापस से निकल के आएगी और ये कैसी हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। मतलब आप ये चीज लिख सकते हो कि यहाँ पर T1 इंटू वी वन की पावर में गामा माइनस वन इज इक्वल टू होगा T2 V2 की पावर में गामा माइनस किसके, वन के इक्वल होगा। या तो फिर मैं यही लिखूं कि टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वन बाई वी की पावर में गामा माइनस वन के होगा, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी होगा वन माइनस ओ गामा के इक्वल, ऐसा। ठीक, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। इसी रिलेशन को और आगे बढ़ाते हैं, ये वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच हुआ, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में हो गया। अब हम लोग किसके और किसके बीच में रिलेशन देखना चाहते हैं, प्रेशर एंड किसमें, टेम्परेचर में, प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन देखना चाहते हैं। ठीक, फिर से आइडियल गैस इक्वेशन से चलो। अब मुझे क्या रिप्लेस करना है, देखो यहाँ पे वॉल्यूम को रिप्लेस करना है, प्रेशर तो अब रखना है बट वॉल्यूम को इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर लेके आना है। तो आप जानते हो कि फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, अब मैं थोड़ा फास्ट कर सकता हूँ, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन आप लिख सकते हो कि यहाँ पर जो वॉल्यूम की वैल्यू है वो कितना है मेरे पास, एन आर टी बाई ओ पी के इक्वल, जहां पर से P हो जाएगा इसके इक्वल और T की पावर में कितना हो जाएगा, गामा। देखो यही होगा, आप यहाँ पर पुट करो ना, कितना हुआ, एन
आर टी, और ये पी की पावर में कैसा, गामा, इज इक्वल टू कैसा, कांस्टेंट। तो आप लिखोगे टी की पावर में कितना हो जाएगा, यहाँ टी की पावर में गामा, और मेरे पास यहाँ पर पी की पावर में 1 - गामा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 - गामा, इज इक्वल टू कैसा हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, यहीं से आप जैसे ही आगे बढ़ोगे तो टी की पावर में कितना है मेरे पास, गामा। देखो यहाँ पर आप लिखोगे T1 की पावर में गामा, और P1 की पावर में 1 - गामा। इसी तरह से T2 की पावर में गामा, और P2 की पावर में 1 - गामा। ठीक, ये दोनों टर्म कैसे रहेंगे, ऑलवेज भी कैसा रहेगा मेरे पास, कांस्टेंट रहेगा। कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर मैं यहाँ से समझने की कोशिश किया तो मुझे ये चीज समझ में आई कि टी की जो वैल्यू है, टी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ 1 बाय टी, गामा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/p की पावर में 1 - गामा के। ठीक, तो यहाँ पर से टी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p दी पावर ऑफ गामा -1 के, सॉरी टी की पावर में जो गामा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा p की पावर में गामा -1 के, और यहीं से टी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p की पावर में गामा -1 अपॉन किसके होगा, गामा के। इस तरह से आपको चलेगा। ठीक है, चलो फिर अभी आओ और आगे देखते हैं, है ना, अभी खत्म नहीं हुआ। अब कैसा देखेंगे, सम एग्जांपल ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, जो एग्जांपल्स हम देखते हैं, देखो अब जैसे हम इसके कुछ एग्जांपल देखना चाहते हैं, तो मैं नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूँ, है ना। तो हमें जो सम एग्जांपल्स चाहिए, सम examples some examples of adiabatic process, of adiabatic process। ठीक है, तो क्या क्या एग्जांपल्स है समझते हुए चलते हैं, है ना, कि किस तरह से कैसा है समझना। पहला सबसे फर्स्ट ऑफ ऐसा है कि इस पे कैसा सडन चेंजेस होता है, क्या होता है मेरे पास, सडन कंप्रेशन, सडन कंप्रेशन, सडन कंप्रेशन और एक्सपांशन, सडन कंप्रेशन और एक्सपांशन, कंप्रेशन और एक्सपांशन ऑफ ए गैस, ऑफ ए ऑफ ए गैस इन ए कंटेनर, इन ए कंटेनर with perfectly, with perfectly perfectly non-conducting, non-conducting wall, non-conducting walls। पहला ये हुआ। दूसरा इसी में कैसा होगा, देखो सडन ब्रास्टिंग, मतलब जो टायर अचानक से फटता वो भी इसी के अंदर है। ठीक है, कैसा हुआ, सडन ब्रास्टिंग, सडन ब्रास्टिंग ऑफ द, सडन ब्रास्टिंग ऑफ द ट्यूब, of the tube of bicycle, of bicycle, of sudden bursting of tube of बाइसिकल। ठीक है, बाइसिकल टायर, है ना, बाइसिकल नहीं फटती, बाइसिकल का टायर ही फटता है। ठीक है,
प्रोग्रेशन ओ प्रोग्रेशन ओ प्रो, प्रोपगे प्रोग्रेशन लिख रहा हूँ, प्रोपगेशन लिखना है। ओ अब बहुत ज्यादा ही लंबी वीडियो हो रही है क्या? प्रोपगेशन प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव propagation of sound wave in air and other gas, propagation of sound wave in air and other gas। ठीक है, अब देखो यहाँ तक तो हो गया। अब इम्पोर्टेंट चीज अब बढ़ना स्टार्ट हो रही है कि वर्क डन एडियाबेटिक में किस तरह से है, क्योंकि यहाँ प्रेशर और वॉल्यूम तो कांस्टेंट है नहीं। तो अब देखो यहाँ पर, अब नेक्स्ट जो हम देख रहे होंगे वो क्या देखेंगे, वर्क डन work done in adiabatic process in adiabatic process। ठीक, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस हम लोग देखना चाहते हैं कि क्या क्या है मेरे पास। ठीक है, देखो अगर ये चीज है तो जो वर्क डन की वैल्यू होती है वो हम ये पढ़ के देखें कि P इंटू कितना होता है, dV होता है। ठीक, जिसे हम V इनिशियल और इसे क्या लिखते हैं, V फाइनल लिखते हैं। ठीक, अब यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता है और ना वॉल्यूम कांस्टेंट। हम ये पढ़ के बैठे हैं कि प्रेशर इनटू वॉल्यूम की पावर में गामा जो है ये कांस्टेंट है कोई। तो प्रेशर को हम रिप्लेस करके दिखाते हैं कि ये के बाय ऑफ वी की पावर में गामा हो जाएगा। ठीक, तो जो वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा मेरे पास, प्रेशर की जो वैल्यू है वो के अपॉन वी की पावर में गामा। ठीक, इनटू कितना हो जाएगा, डीवी हो जाएगा। वी को वी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट अब हम कर सकते हैं। ये कौन सा हो जाएगा, वी इनिशियल और ये हो जाएगा वी फाइनल। ठीक है, जहां पर के कैसा है, कांस्टेंट है और v की पावर में -1 का जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये v दी पावर ऑफ माइनस गामा प्लस 1 हो जाएगा और ये माइनस गामा प्लस 1 और ये हो गया v इनिशियल और ये हो जाएगा v फाइनल। जहां पर से हम इसे लिख सकते हैं कि ये मेरे पास कितना है, देखो के को बाहर ही रखो, 1 माइनस ऑफ कितना लिख सकते हो, इसे गामा लिख सकते हो। ये गामा -1 लिखना है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट को अच्छे से करेंगे सॉल्व। ठीक है, जिस भी फॉर्मेट में आपको चाहिए उस फॉर्मेट में आप इसे चेंज कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसे गामा -1 ही रहने देता हूँ, माइनस सिंबल को कॉमन ले लेता हूँ तो ये गामा -1। तो ये माइनस ऑफ वी की पावर माइनस गामा प्लस 1 हो गया और ये वी इनिशियल हो गया और ये वी फाइनल हो गया, जहां से के हो गया और ये गामा -1, जिसे मैं यहाँ पर जब वैल्यू पुट करूंगा तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की जगह पे लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट कर लूंगा तो माइनस सिंबल हट जाएगा। ठीक, 1/v की पावर में f। ठीक, और 1 माइनस ऑफ कौन सा हो जाएगा, सॉरी गामा माइनस कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। माइनस सिंबल को यहाँ पर से भी कॉमन ले लूंगा तो ये हो जाएगा, फाइनल की जगह पे इनिशियल हो जाएगा। ठीक है, इतनी फास्ट कैलकुलेशन आपको समझनी पड़ेगी। यहाँ पर सिर्फ आप अगर नहीं समझ में आ रहा तो फाइनल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके देख लो और जो एक्सपोनेंट टर्म है उसको नीचे लेके आओ, यही आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो उसके बाद आप इसे कितना लिख सकते हो, वी फाइनल गामा -1, यही चीज कहोगे। अब अगर ये चीज है तो अगले स्टेप में के की जो वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगा, p इंटू वी की पावर में गामा। तो आप इसे लिखोगे 1/गामा-1। ठीक, और अगले स्टेप में ये हो जाएगा p इनिशियल v इनिशियल की पावर में गामा अपॉन v इनिशियल गामा-1 माइनस p फाइनल v फाइनल और ये गामा और ये v फाइनल गामा माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको वर्क डन देखने को कुछ ऐसा मिलेगा, 1/गामा-1। ठीक, देखो
अगर आप इसे देखो तो ये एक्सपोनेंट अप टर्म में जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो आप इसे लिखोगे पी इनिशियल वी इनिशियल माइनस पी फाइनल वी फाइनल हो जाएगा। इस तरह से कुछ देखने को मिलेगा। या तो इसी को टेम्परेचर के फॉर्मेट में अगर आपको लिखना है, तो आपको मालूम है कि पीवी की जो वैल्यू होती है वो एनआरटी के इक्वल होती है, तो 1/γ-1, और आप इधर लिखोगे कि ये एन आर हो गया, और इधर टेम्परेचर हो जाएगा टी इनिशियल माइनस ऑफ टी फाइनल। ये आपके पास वर्क डन इस दो फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। ठीक है, या तो इस फॉर्मेट में या तो इस फॉर्मेट में। ठीक है, अब देखो कई लोगों को ये लगभग लगभग आइसोथर्मल के जैसा दिखता है। किसके जैसा दिखता है, आइसोथर्मल की तरह दिखता है। वहां पर भी प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ है उसका जो स्लोप दिखाता है वो उस पॉइंट के टेम्परेचर को दिखाता था, और ऐसा कुछ एक्सपोनेंशियल कर्व बनना स्टार्ट होता है। एकदम ये भी इसी तरह से बनेगा, बस अब थोड़ा चेंज होगा। अब चेंज ऐसा है कि अगर मैं इसके इंडिकेटर डायग्राम को देखूं, ठीक है, इंडिकेटर डायग्राम को मैं देखना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इंडिकेटर डायग्राम को अगर मैं देखूं तो मेरे पास कैसा होगा, जो P इंटू वी की पावर में गामा है ये किसके इक्वल होगा, मेरे पास कांस्टेंट के इक्वल होगा। ठीक, और अगर ये कांस्टेंट है तो मैं इसे जब डिफरेंशिएट करूंगा किसके रिस्पेक्ट में, P के रिस्पेक्ट में कर लूं या V के रिस्पेक्ट में कर लूं, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में मैं ग्राफ देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट कर दिया, मैं डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू कैसा, P के रिस्पेक्ट में, तो ये मेरे पास कैसा होगा, यहाँ पर देखो V की पावर में गामा प्लस ऑफ कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर से dp बाय ऑफ P हो जाएगा, प्लस P फिर से कांस्टेंट, और ये हो जाएगा dp V की पावर में गामा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू P जीरो हो जाएगा। तो आप इसे कितना लिख सकते हो, आप देखो, बताओ आप। देखो, इसे तो आप वन लिख दोगे, इसे तो कोई भी आप तकलीफ देना भी नहीं चाहोगे, ये डायरेक्टली आप कितना लिख सकते हो, वन लिख सकते हो। ठीक है, ऐसा ही लिखोगे, बोलो। इसे तो वन लिखोगे तो ये वी की पावर में गामा हो, ये तो इतना हो जाएगा। ठीक, और अगले स्टेप पे आप देखोगे तो ये P हो गया, और ये V की पावर में गामा है विथ रिस्पेक्ट टू P हो रहा है, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो गामा सामने V की पावर में गामा -1, और ये dV बाई क्या हो जाएगा, dP हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो, जहां से V की पावर में गामा dP प्लस ऑफ आप क्या लिख सकते हो, इसे इसे लिखोगे P या गामा P V की पावर में गामा -1, और dV इज इक्वल टू कितना है, जीरो। यही चीज होगा। देखो, तो अगले स्टेप पे जैसे ही आप इसे दूसरी जगह लेके जाओगे, V की पावर में गामा dP इज इक्वल टू माइनस गामा, और ये हो गया P V की पावर में कितना हो जाएगा, गामा -1, और ये कौन सा हुआ, dP। तो यहाँ से dP बाई ऑफ dV की जो वैल्यू आपको देखने को मिलेगी वो माइनस गामा, और ये P हो गया, और ये हो जाएगा मेरे पास V की पावर में -1 हो जाएगा, ये गामा -1 और माइनस गामा लिखोगे तो आप इसे लिखोगे dP बाई ऑफ dV इज इक्वल टू माइनस गामा, और ये कौन सा हो जाएगा, P बाई ऑफ V का कर्व होगा। ठीक, इस तरह से आपको दिखेगा। अब अगर आपको मालूम है dP बाई ऑफ dV चेंजिंग ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू V मेरे पास क्या कहलाएगा, यही तो स्लोप कहलाएगा। टेन थीटा इसी को dP बाई ऑफ क्या लिखोगे, dV, जो कि किसके इक्वल होगा, गामा इंटू P बाई ऑफ V के इक्वल होगा। ठीक, अगर ये चीज आप कहते हो, अगर आप ये चीज कहते हो तो यहाँ पर से आप कुछ इसको यूज कर सकते हो, बोलो बोलो। देखो, अब अगर आप अच्छे से समझना स्टार्ट करो तो ये मेरे पास कैसा है, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक है। स्लोप ऑफ कौन सा है, ये मेरे पास एडियाबैटिक है। ठीक, इज इक्वल टू माइनस गामा पी बाई वी किसका हुआ था स्लोप, आप बताओ। पी बाय वी हुआ था, ये स्लोप ऑफ किसका है मेरे पास, आइसोथर्मल का है।
किसका है मेरे पास? आइसोथर्मल का। ये कौन सा है? ये स्लोप ऑफ कौन सा हो जाएगा मेरे पास? आइसोथर्मल का हो जाएगा। तो मतलब आप एक चीज ये समझो कि स्लोप ऑफ जो एडियाबेटिक है आइसोथर्मल का कैसा होगा मेरे पास? माइनस ऑफ निगेटिव, ओ सॉरी 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 सॉरी, माइनस पी बाई बी होता है ना। ठीक है, माइनस पी बाय बी होता है, ऐसा रहेगा ये। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ रहा है कि स्लोप ऑफ एडियाबेटिक जो है वो गामा टाइप्स ज्यादा होता है किसके? स्लोप ऑफ आइसोथर्मल के। मतलब मैं ये चीज जानता हूं कि जो गामा की वैल्यू होती है वो मोर देन ऑफ 1 होती है, तो आप ये समझो कि स्लोप ऑफ एडियाबेटिक अपॉन स्लोप ऑफ कौन सा मेरे पास? आइसोथर्मल का जो रेशियो होगा वो ग्रेटर देन ऑफ कितना होगा? 1। ग्रेटर देन ऑफ कितना होगा? 1। ठीक है, ये चीज तो आपको समझ में आई। चल, अब इसकी डिफरेंट डिफरेंट हम प्रोसेस देखना स्टार्ट करें। ठीक, अब देखो, अच्छा ग्राफ इसका मैं नहीं बताया ना अभी, ग्राफ बता देता हूँ। तो देखो इसका जो कर्व बनना स्टार्ट होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा कि ये प्रेशर का कर्व हो जाएगा। ये प्रेशर का एक्सिस, एक वॉल्यूम का, ये प्रेशर और ये वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यूएशन बढ़ेगी वो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिखेगा 1/o v की पावर में गामा, और गामा की वैल्यू हमेशा मोर देन 1 होगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब, बट एक्स स्क्वायर मतलब कैसा होगा? मोर देन 1 के फॉर्मेट में होते चला जाएगा। तो जो इसका स्लोप दिखेगा वो कैसा दिखेगा? मुझे कुछ इस तरह से दिखता हुआ जाएगा। एक लाइन कुछ इस तरह से निकाल के दे सकते हो। ये वैल्यू किसके इक्वल होगी? थीटा के इक्वल होगी। ठीक है, चल उसके बाद इसके कुछ स्पेसिफिक मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना स्टार्ट करते हैं। फिर क्या देख लेते हैं हम? सम इम्पोर्टेंट, क्या देखना हमें? सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इन एडियाबेटिक प्रोसेस, इन एडियाबेटिक प्रोसेस पे हम देखना चाहते हैं कि कौन कौन सी प्रोसेस हमारे पास बची हुई है। ठीक है, ये मतलब कौन कौन सी प्रोसेस होगी। जैसे सबसे फर्स्ट मैं किसके लिए देखना चाहूंगा मेरे पास कि जो स्पेसिफिक हीट है, क्या है मेरे पास? जो स्पेसिफिक हीट है। एक्चुअल में ये पूरा कहानी हम जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ इसके लिए ही पढ़ रहे थे, एडियाबेटिक के लिए। जो पिछले लेक्चर में मैं पढ़ाया हूँ वो सब इसी के लिए पढ़ा रहे थे। आइसोथर्मल फिर से वापस पढ़ा रहा था, कई लोगों को मन में आ रहा था क्यों ही पढ़ा रहा है, तो इसके लिए पढ़ा। यहाँ पे हमें मालूम है कि स्पेसिफिक हीट में क्या होगा, क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो आप क्या लिखोगे? सी इज इक्वल टू क्यू बाई ऑफ एम इंटू डेल टी लिखते हो। जहां से क्यू की वैल्यू 0 होगी तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। मतलब मेरे पास ये मालूम है कि यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी देखने को मिलेगी? 0 मिलेगी। सीपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो एक एडियाबेटिक ऑफ प्रोसेस में मेरे पास कैसा स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। ठीक, इसके बाद सेकंड पे चलते हैं, एडियाबेटिक इलास्टिसिटी पे। जो सेकंड मेरे पास किस चीज के लिए रहेगा? कि एडियाबेटिक इलास्टिसिटी के लिए, एडियाबेटिक इलास्टिसिटी की बात करेंगे। तो एडियाबेटिक इलास्टिसिटी पे हमें क्या-क्या देखने को मिलेगा? तो देखो, इलास्टिसिटी का मतलब आपको क्या देखना है कि मेरे पास स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के लिए ही बात हो रही होती है। देखो, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए आप बहुत सिंपल सी चीज समझते हो कि पीवी जो है, पीवी इन पी इंटू वी की पावर, सॉरी पी इंटू वी की पावर में गामा, ये ऑलवेज भी कैसा देखने को मिलेगा? मुझे कांस्टेंट देखने, कांस्टेंट देखने को मिलेगा। जब डिफरेंशिएशन करोगे तो ये देखोगे कि ये p, ये कितना हुआ? dv, और v की पावर में गामा प्लस p गामा v की पावर में गामा माइनस 1 इंटू dv, ये कितना दिखा था? 0। ये अभी जस्ट दिखा के हूं मैं, बस इसलिए जल्दी से मैं लिख दिया। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए कि अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करना स्टार्ट किया तो देखो, dp v की पावर में गामा इज इक्वल टू माइनस p गामा, और ये कितना हो गया? v की पावर में गामा माइनस 1, और ये कौन सा हो गया? d।
अगर आप इसे सिंप्लीफाई करो तो आपको ये डीपी दिख गया, अपॉन में कितना हो जाएगा ये मेरे पास अगर इधर गया तो वी गामा माइनस वन इंटू डीवी, यही चीज दिखेगा। इधर ये मेरे पास कैसा आ जाएगा, इज इक्वल टू गामा पी हो जाएगा और ये वी की पावर में गामा। ठीक है, इस तरह से देखने को ये मिलेगा। ठीक, ये माइनस गामा इंटू पी। तो जहां पर से ये चीज मुझे कितना देखने को मिलेगा, ये डी पी अपॉन, ये कितना हो जाएगा डी वी अपॉन ऑफ क्या हो जाएगा वी। जब इसको डिनोमिनेटर में लेके आओगे तो ये माइनस वन हो जाएगा, और माइनस वन होगा तो मतलब ये डिनोमिनेटर में माइनस गामा पी। आप ये देखो यही मेरे पास क्या कहलाता है, अगर मैं देखूं अच्छे से तो मुझे ये चीज समझ में आएगा कि गामा पी इज इक्वल टू डी पी अपॉन कौन सा हो जाएगा माइनस का डीवी बाई ऑफ वी। जहां पर से डीपी को आप क्या बोलोगे, ये मेरे पास कौन सा है स्ट्रेस है, कौन सा है स्ट्रेस है, और ये कौन सा मेरे पास स्ट्रेन है। ठीक है, अगले स्टेप पे ये मेरे पास कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर से ई फाई हो जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप पे अगर ये हो जाएगा तो आप ये देखो कि मेरे पास यहाँ पर से आप समझो, अगर मैं इसे फाई लिख रहा हूँ ये किसके लिए था, एक एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए था। किसके लिए था, एक एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए था। तो ई थीटा की जो वैल्यू होगी वो कौन सा हो जाएगा, पी के इक्वल हो जाएगा। मतलब ये किस में था आपके पास, आइसोथर्मल में था। किस में था, आइसोथर्मल में था। बट यहाँ पे ऐसा आपको देखने को मिला क्या, नहीं। यहाँ पर ऐसा देखने को मिला क्या, देखो यहाँ पे ये चीज ऐसा हुआ था, वहां पे गामा इज इक्वल टू सीपी अपॉन सीवी हो गया था। बट यहाँ पे हुआ क्या ऐसा, देख लो, देख लो पहले फिर बताना। देखो वहां का जो प्रेशर था, अब आप ये जानते हो कि ई थीटा की जो वैल्यू थी वो प्रेशर के इक्वल थी, किसमें, इन आइसोथर्मल, इन आइसोथर्मल आप यही रिप्रेजेंट किए थे, ये थीटा था। तो अगर मैं यहाँ पर से देखूं ये गामा ई थीटा इज इक्वल टू ई फाई हुआ, तो गामा इज इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा, यहाँ से ई फाई अपॉन कौन सा हो जाएगा, ई थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज हो जाएगा। जहां से ये चीज याद रखो, गामा इज इक्वल टू ये मेरे पास कितना होता है, सीपी अपॉन सीबी होता है। मतलब मैं अगर एडियाबेटिक कभी कांस्टेंट चाह रहा हूँ तो मुझे ये चीज बस नहीं है कि मैं किससे स्टार्ट कर दूं, सिर्फ और सिर्फ सीपी अपॉन सीबी होगा। इलास्टिसिटी ऑफ मेरे पास एडियाबेटिक अपॉन इलास्टिसिटी ऑफ मेरे पास आइसोथर्मल के रेशियो को भी मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगा, गामा से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट हुआ था। अब थर्ड पॉइंट हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के लिए चलते हैं। किसके लिए चल रहे हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के लिए चलते हैं। तो थर्ड मेरे पास किसके लिए है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास क्या क्या चीज हो सकता है, ये चीज समझो। यहाँ पे क्या होगा कि जो Q की वैल्यू होगी वो चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के इक्वल होगा। ठीक, जहाँ पे Q की वैल्यू को ही हम कितना कह लेंगे, जीरो कह लेंगे। मतलब जो वर्क डन होगा वो माइनस चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी के कैसा होगा, इक्वल। ठीक, अगर वर्कडन मेरे पास कैसा रहा, वर्कडन कैसा रहा मेरे पास पॉजिटिव, तो हम ये कह सकते हैं कि चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी कैसा होगा, निगेटिव। और इसी में अगर मैं ये बोला कि इफ वर्कडन इज इक्वल टू निगेटिव हो गया, तो हम ये लिख सकते हैं कि देन चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको प्रॉपर समझा। अब देखो इसमें डिफरेंस हम कैसे पाएंगे कि एडियाबैटिक और आइसोथर्मल में, कि मेरे पास कौन सा ज्यादा मतलब स्मूथली होगा या कौन सा माइन मतलब स्टिपर होगा, या किसका कर्व किस तरह से बनेगा आइसोथर्मल में, क्योंकि आइसोथर्मल का कर्व और किसका, एडियाबैटिक का लगभग लगभग सेम दिख रहा है ना। तो देखो
अगर ये कहें कि कंपैरिजन बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक, तो हम लोग देखते हैं कि कंपैरिजन कंपैरिजन बिटवीन आइसोथर्मल कंपैरिजन बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक इंडिकेटर। ठीक है, डायग्राम इस चीज की बात कर रहे हैं कि कंपैरिजन बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक इंडिकेटर डायग्राम की बात करें। ठीक है, तो आइडियाबैटिक कर्व जो होता है वो मोर स्टीपर होता है कंपेयर टू आइसोथर्मल, मतलब उस पे इलास्टिसिटी की वैल्यू ज्यादा होती है, कम। सोचो, गामा की वैल्यू किस में ज्यादा होती है, गामा किस में मल्टीप्लाई होता है, इलास्टिसिटी इन एडियाबैटिक में। तो एडियाबैटिक कर्व मोर स्टीपर होगा कंपेयर टू किसके, आइसोथर्मल के। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि मेरे पास कैसा एडियाबैटिक कर्व, एडियाबैटिक कर्व्स आर मोर स्टीपर are more steeper than than isothermal than isothermal curves। ठीक है, चलो, अगर ये चीज है तो अब देखते चलते हैं हम लोग धीरे धीरे। ठीक, ये कौन सा हमारे पास, इक्वल एक्सपांसन, इक्वल एक्सपेंशन अपॉन, सॉरी, एक कौन सा इक्वल एक्सपेंशन और एक इक्वल कौन सा हो, कंप्रेशन। ये दोनों हम किस में देख रहे हैं, एडियाबैटिक और आइसोथर्मल में देखना स्टार्ट करते हैं। इक्वल कंप्रेशन करने पे किस तरह से दिखेगा और इक्वल एक्सपांशन में किस तरह से दिखेगा। देखो, मैं ये बोल रहा हूँ कि एक बार हमने क्या लिया कि मेरे पास इस तरह से चलते हुए चल रहे हैं, ये प्रेशर और ये वॉल्यूम का कर्व। ठीक, मैं पहले इनिशियली किसी वॉल्यूम पे एग्जिस्टेंस रख रहा था, ये वॉल्यूम कौन सा मेरे पास V1 है और ये वॉल्यूम कौन सा V2, दोनों एक ही पॉइंट से मैं चलना स्टार्ट किया, एक बार आइसोथर्मल और एक बार एडियाबैटिक। ठीक है, एक प्रोसेस से मैं यहाँ पे पहुंचा और दूसरे में से मैं ज्यादा पहुंचा। तो आप ये बताओ, ज्यादा स्लोप आपको किस में दिख रहा है, फर्स्ट पे या सेकंड पे, बोलो, फर्स्ट पे या सेकंड पे, अच्छे से देख के बोलना। दोनों में सेम वॉल्यूम पे पहुंच रहा हूँ, आपको स्लोप ज्यादा किस में दिख रहा है, फर्स्ट पे। तो आप ये कहोगे कि जो फर्स्ट है वो कौन सा है मेरे पास, एडियाबैटिक, सॉरी, फर्स्ट कौन सा है, जो ये आइसोथर्मल है, कैसा है मेरे पास, आइसोथर्मल है। और सेकंड जो है वो कौन सा है मेरे पास, एडियाबैटिक है। तो आपको हमेशा ये देखने को मिलेगा कि इस कंडीशन पे देखो, आपको एरिया किस पे ज्यादा मिल रहा है मेरे पास, अपर वाले में, तो वर्क डन पहले किस में ज्यादा होगा, अपर वाले में। तो आइसोथर्मल का वर्क डन हमेशा वर्क डन ऑफ एडियाबैटिक से कैसा होगा, ज्यादा होगा। अब देखो, प्रेशर किस में ज्यादा होगा, आइसोथर्मल में या एडियाबैटिक में, आइसोथर्मल। अचानक से जब गैस सिलेंडर फटता है, ये मतलब मान के चलो प्रेशर कुकर फटता है या ट्यूब ब्रस्ट करता है, तो अचानक से प्रेशर ज्यादा कम किस में होता है, एडियाबैटिक में। तो एडियाबैटिक में मेरे पास प्रेशर कैसा होगा, कम होगा, बट प्रेशर इन आइसोथर्मल में कैसा होगा, ज्यादा होगा कंपेयर टू प्रेशर इन एडियाबैटिक में। टेम्परेचर किस में ज्यादा होगा, जिसका स्लोप ज्यादा होगा कि जिसका स्लोप कम होगा, जिसका स्लोप कम होगा। तो टेम्परेचर किसका ज्यादा होगा,
आइसोथर्मल का कंपेयर टू टेम्परेचर एडियाबैटिक। बट स्लोप ऑफ किसका मेरे पास यहाँ पर ज्यादा होगा? स्लोप देखो, एडियाबैटिक का कैसा है मेरे पास ज्यादा है, स्लोप ऑफ किसके कंपेयर में? एडियाबैटिक के कंपेयर। ठीक है, ये चीज। अब देखो यहाँ तक हुआ। अब उल्टा चलते हैं, ये एक्सपांशन में हुआ था, अब किस पे आएंगे हम? कंप्रेशन में आएंगे। अब किस में आ रहे होंगे हम? कंप्रेशन में आ रहे होंगे। ये प्रेशर हो गया और ये कौन सा हो गया? वॉल्यूम हो गया। तो इसके बाद जैसे ये कौन सा है? वी फाइनल है और ये कौन सा है? वी इनिशियल। एक सेम प्रेशर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, एक सेम प्रेशर से स्टार्ट करके एक पॉइंट पे ऊपर यहाँ पहुंचे हैं और दूसरे पे इससे थोड़ा सा कम पहुंच रहे हैं, ऐसा कुछ। ओहो, ग्राफ दोनों गड़बड़ बन गया। थोड़ा सा ज्यादा ले लेता हूँ। हम्म, ऐसा। ठीक। और दूसरा ऐसा। ये फर्स्ट है और ये सेकंड। बताओ कौन सा एडियाबैटिक है और कौन सा आइसोथर्मल? बोलो। स्लोप देखो, स्लोप किस में ज्यादा है? एडियाबैटिक में। तो एडियाबैटिक में स्लोप किस में ज्यादा मिल रहा होगा? इस पे मिल रहा होगा। तो फर्स्ट वाला इस पे कैसा है मेरे पास? एडियाबैटिक है। ये जो है ये मेरे पास कैसा है? एडियाबैटिक है। ठीक। और ये कौन सा मेरे पास? सेकंड आइसोथर्मल है। तो कंप्रेशन, कंप्रेशन में, एक्सपांशन में तो उल्टा। अब कंप्रेशन में किस में वर्क डन ज्यादा मिलेगा मेरे पास? वर्क डन इन एडियाबैटिक में ज्यादा मिलेगा वर्क डन इन कंपेयर टू आइसोथर्मल। प्रेशर एडियाबैटिक में कैसा मिलेगा? ज्यादा मिलेगा प्रेशर ऑफ कंपैरिजन ऑफ किस में? आइसोथर्मल में। टेम्परेचर किस में ज्यादा मिलेगा? जिसका स्लोप ज्यादा होगा। स्लोप किसका ज्यादा है? एडियाबैटिक का। ठीक है, एडियाबैटिक का टेम्परेचर आइसोथर्मल से ज्यादा है। तो स्लोप किस में मेरे पास ज्यादा है? ये बता दो। स्लोप आइसोथर्मल का कैसा है? कम है कंपेयर टू स्लोप किसके मेरे पास? एडियाबैटिक। ये कंपेयर आपको याद रखना है। इतनी चीजें नॉर्मल नॉर्मल सी मैंने आपको बता दी हैं। अब आप इसमें से रिलेटेड क्वेश्चन अब अगले पार्ट में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाते हैं, बस इसको यहीं तक रखते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।